बिंदास हो गए, व्यस्त हो गए, पढ़ाई में एकदम लगे हुए होगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं और शायद मैं सही सोच रहा हूं, क्योंकि अब अगर आप सही से ये काम नहीं करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। नुकसान आपका ही होगा, इसलिए आपको अपने नुकसान से, भारी नुकसान से बचने के लिए, अरे नुकसान तो क्या ही होगा, लेकिन हमारा जो टारगेट है नीट 2024 उसे हमें क्रैक करना है। आपके आने की उम्मीद, आपके आने की जो यहाँ पे आने की जो उम्मीद थी, उसका पर्पस था वो एक ही था कि आप यहाँ पर अच्छे से अपने सब्जेक्ट, अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, सब्जेक्ट में हर एक चीज को इन डेप्थ आप पढ़ो और रेडी हो जाओ नीट 2024 के एग्जाम के लिए, जो बहुत ही करीब आ चुका है। और इसी के कंटिन्यूएशन में आज जो हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम पढ़ रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ेंगे अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एड्स, जो होगा सबसे मुख्य मुद्दा होगा यहाँ पे आज का जो मुख्य मुद्दा होगा, आज जो हमारी सभा में जिसकी चर्चा होगी वो है एड्स। और दूसरा जो टॉपिक है वो है लिम्फोइड टिश्यू, जो हमारे बॉडी के लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। इम्यून सिस्टम में जैसा कि एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत सारी चीजों से बना हुआ है, जहां पे सेल्स पाई जाती हैं, जहां पे केमिकल्स पाए जाते हैं, जहां पे प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जहां पे स्पेशल टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, जहां लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं, ऐसी सेल्स जो कि पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करती हैं। हमारे पास इनेट इम्यूनिटी होती है, हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इन दोनों इम्यूनिटी की मदद से हम फाइट करते हैं पैथोजन से, और पैथोजन से लड़ करके हम अपनी बॉडी को डिजीज फ्री रखते हैं, हेल्दी रहते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। अगर लाइफ को एंजॉय करना है तो हमारे पास ये वेपन्स नेचुरली जो नेचर ने हमें दिए हैं वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, फंक्शनल होने चाहिए। अब बात आती है कि उन्हीं सिस्टम्स में कुछ और भी सिस्टम हमारे साथ एसोसिएटेड होते हैं, हमारे लिम्फोइड ऑर्गन जिन्हें हम कहते हैं, जहां पे हमारी जो प्रिंसिपल जो आर्मी सेल्स होती है, लिम्फोसाइट जिसे कहते हैं, वो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा कुछ और डिफेंस सेल्स भी पाई जाती हैं, जैसे आर्मी हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, जैसे आर्मी हेडक्वार्टर्स पे हमारे लोग, आर्मी के लोग जहां पे रहते हैं, जिनकी पोस्टिंग वहां की जाती है, जब जब जरूरत होती है तो यही आर्मी के लोग हमारे देश की सुरक्षा को इंश्योर करते हैं। ये आर्मी के पर्सन, ये जो डिफेंस के लोग हैं, ये इनके लिए एग्जाम लिया जाता है, इंडियन जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का इंडिया का जो एग्जाम होता है, सेंट्रल जो डिफेंस सर्विसेज है, सीडीएस, देखो नाम भी हमारे जो है वो हम याद कर सकते हैं, सीडीएस एनडीए, ये जो एग्जाम है डिफेंस सर्विसेज के, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, नेशनल डिफेंस जो ये है अपना इंडिया का एग्जाम जो होता है। तो ये जो एग्जाम्स हैं आपके डिफेंस सर्विसेज के, इन डिफेंस सर्विसेज को एग्जाम को क्वालीफाई करने के बाद आर्मी के पर्सन को ट्रेन किया जाता है, मिलिट्री के लोगों को ट्रेन किया जाता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उन्हें ट्रेन किया जाता है। उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें फाइनली पोस्टिंग मिलती है उन जगहों पर जहां पे वो रेडी रहते हैं किसी भी दुर्घटना, किसी भी टेररिस्ट के अटैक होने के बाद उनसे फाइट करने के लिए। उन्हें हर तरीके से ट्रेन किया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जो लिम्फोसाइट्स होती है, इनका फॉर्मेशन, इनका प्रोडक्शन होता है, और इन्हें ट्रेन किया जाता है किसी भी दुर्घटना में, किसी भी टेररिस्ट अटैक से बचने के लिए, हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। तो अल्टीमेट पर्पस है टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करना है, डिजीज फ्री रखना है, पैथोजन या एंटीजन के इन्वेजन के बाद उससे किस तरीके से फाइट करना है। इसके लिए नेचर ने हमें जो ऑर्गन्स दिए हैं, वो साइट दी है जहां पे ये बनाए जाते हैं, जहां स्टोर किए जाते हैं, इसे कहते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो हम डेफिनेशन अगर चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे ऑर्गन्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द ऑर्गन्स वेयर देयर इज अ साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, देयर मैच्योरेशन, जहां पे उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है, उन्हें मैच्योर किया जाता है, देयर मैच्योरेशन, और फिर आफ्टर मैच्योरेशन दे आर स्टोर्ड टू एक्सपोज विद पैथोजन। आफ्टर मैच्योरेशन they migrate via body fluid stored at various places। stored मतलब पोस्टिंग कर दी जाती है at various places, बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पे उन्हें पोस्टिंग दे दी जाती है, ताकि वो वहां पे जाकर के वेट करें, जब पैथोजन आएगा उससे वही मौका वारदात पे उनसे फाइट की जाएगी। तो साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, देयर मैच्योरेशन, एंड आफ्टर मैच्योरेशन दे आर स्टोर्ड एट वेरियस प्लेसेस। उन्हीं ऑर्गन को हम कहते हैं लिम्फोइड ऑर्गन, जो हमारे बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कहे जाते हैं। इस पूरे लिम्फोइड ऑर्गन को डिवाइड कर सकते हो आप ह्यूमन के बॉडी में। जो लिम्फोइड ऑर्गन्स है बेटा जी, लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं, ये लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं, इन्हें आप डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट्स में। एक होते हैं जिन्हें कहते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। क्या कहते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एक होता है प्राइमरी, जो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है, और प्राइमरी का मतलब होता है वो जगह जहां पे फॉर्मेशन की जाती है, मैच्योरेशन की जाती है। जैसे स्पर्म्स के बारे में आपने पढ़ा था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स वेयर गैमेटोजेनेसिस अकर्स। सेकेंडरी जो उसे ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो स्पर्म का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन है वो कहां होता है? मेल्स के गोनैड्स में, टेस्टिस में, ओवरी के अंदर वो ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो मेल और फीमेल में प्राइमरी। तो प्राइमरी मतलब जिसका पहली इंपॉर्टेंट जो साइट ऑफ प्रोडक्शन है, यहां पे भी हम उसी तरीके से याद रखेंगे। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स वेयर ओनली, ये रिलेटेड है, ओनली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स यहां पे होती है। लिम्फोसाइट्स यहीं पे प्रोड्यूस होती है, यहीं पे मैच्योर होती है। लेकिन उसके बाद जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, जरा हम इन्हें समझें। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। फर्क बस इतना है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमीट भी बनाते हैं, हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो सबसे पहली शुरुआत जो है, जो बिगिनिंग है सारे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की, वो हार्मोन का प्रोडक्शन और गैमीट का फॉर्मेशन, वो दोनों का दोनों प्राइमरी में होता है। सेकेंडरी वो ऑर्गन होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बट वो हार्मोन नहीं बनाते, हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते और वो गैमीट नहीं बनाते, लेकिन दे प्रोवाइड द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, दे प्रोवाइड द साइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दे प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट ट्रांसपोर्ट, दे हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ। तो रोल तो उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल उसी तरीके से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो मैच्योर लिम्फोसाइट्स होती हैं उनको स्टोर किया जाता है, और पैथोजन से यहीं पे बाइंडिंग होती है। पैथोजन से फाइटिंग के लिए यही साइट होती है, साइट जहां पे एक्सपोजर होता है पैथोजन का। स्टोरेज ऑफ मैच्योर लिम्फोसाइट्स को यहां पे स्टोर किया जाता है। द साइट फॉर स्टोरेज क्या है? ये स्टोरेज ऑफ मैच्योर लिम्फोसाइट्स होती है। तो साइट फॉर मैच्योर लिम्फोसाइट जो होती हैं, जहां पे स्टोरेज ऑफ मैच्योर लिम्फोसाइट्स होती है, यहां पे होती है। एंड हियर द एक्सपोजर विद पैथोजेंस, एंटीजेंस, यहीं पे पैथोजन से एक्सपोजर्स होते हैं, एंटीजन से एक्सपोजर होते हैं, यहीं पे टेक प्लेस होते हैं। द एक्सपोजर विद एंटीजन टेक्स प्लेस हियर। तो अगर आप बॉडी में देखोगे तो एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल में आप देखोगे टू मेजर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। एक होता है जिसे कहते हैं बोन मैरो। क्या होती है? बोन मैरो होती है। बोन मैरो होती है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में सबसे पहले, और दूसरा होता है हमारा थाइमस ग्लैंड, जिसके बारे में आप जानते हो, आपने एंडोक्राइन ग्लैंड में भी पढ़ा हुआ है। थाइमस ग्लैंड, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी।
तो बोन मैरो एंड थाइमस दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, टॉन्सिल्स मिल जाएंगे, आपको टॉन्सिल्स मिल जाएंगे, पेयर्स पैचेस मिल जाएंगे, पेयर्स पैचेस मिल जाएंगे जो कि एसोसिएटेड है आपके डाइजेस्टिव ट्यूब से, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। पेयर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके बाद इसके अलावा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जिसे कहते हैं, वर्म लाइक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की बात कर सकते हैं, ये भी होती है आपकी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दूसरे ऑर्गन्स में भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें माल्ट कहा जाता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, प्लस इसमें आती है आपकी स्प्लीन आती है डाइजेस्टिव सिस्टम के बिहाइंड। आप स्टमक के पीछे देखोगे, स्टमक के पीछे एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के जस्ट नीचे एक ऑर्गन होता है, स्प्लीन जिसे कहते हैं। और इसके अलावा लास्ट में आप लिख सकते हो लिम्फ नोड्स भी होते हैं। कौन होता है? लिम्फ नोड्स भी होते हैं। तो आप देखोगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स मतलब वो जहां स्टोरेज होती है लिम्फोसाइट की, आर्मी जहां स्टोर होती है। इसमें टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और ये है स्प्लीन और लिम्फ नोड। तो ये सारे मिलाकर के सेकेंडरी मतलब सीधी ये कोई अंबाला कैंट है, कोई चंडीगढ़ का कैंटोनमेंट एरिया है, कोई दिल्ली कैंट एरिया है, कोई आपका साउथ इंडिया का कैंटोनमेंट एरिया है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग कैंट एरिया है जहां पे आर्मी को स्टोर किया गया है, सेफ यहां रखा गया है। जरूरत पड़ने पर जब कोई टेररिस्ट का अटैक होगा तो इन आर्मी सेल्स को कॉल किया जाता है, या यहीं ऑन साइट रह करके उन टेररिस्ट से फाइट करते हैं, उनसे अपनी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो दो तरीके के हमारे लिम्फोइड ऑर्गन से प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन डिफरेंस समझें। वो जगह जहां पे टेस्ट किया जाता है और ट्रेनिंग की जाती है, मतलब एक तरीके से ये वो जगह है जहां पे पहले प्रीलिम्स और मेंस क्वालीफाई करने के बाद उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में, और सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्जाम देने के बाद जब वो उस एग्जाम को क्वालीफाई कर जाते हैं तो उसके बाद उनका फिजिकल ट्रेनिंग होता है, मेंटल ट्रेनिंग होता है, हथियार से कैसे हथियार डील करने हैं, किस तरीके से टेररिस्ट को डील करना है, ये सिखाया जाता है। मतलब कंप्लीट ट्रेनिंग स्कूल है जहां पर इन्हें पूरी तरह से मैच्योर बना करके भेजा जाता है, पढ़ लिख करके तैयार होकर के ट्रेन होकर के इन्हें पोस्टिंग जहां दी जाती है वो होते हैं सेकेंडरी ऑर्गन, और इस जगह पर ये रहते हैं एज कमांडो, और इनको तैयार रहना होता है हर मोर्चे पे, हर लड़ाई के लिए। किसी टाइप का बाहरी इन्वेडर अगर आ रहा है उससे किस तरीके से लड़ना है डिपेंड करता है वो कहां लोकेटेड है। फूड के थ्रू पैथोजन आ सकता है, नेजल ट्रैक के थ्रू पैथोजन आ सकता है, ईयर के थ्रू पैथोजन आ सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू आ सकता है। हर जगहों पर इनकी पोस्टिंग्स होती हैं अलग अलग जगह पे, और जैसा पैथोजन होता है उसके अकॉर्डिंग ही डील करने की इनकी एबिलिटी होती है। ये कहानी इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी का बेसिक डिफरेंस है। तो अभी तो मैंने आपको ऑर्गन के नाम बता दिया, थोड़ा इनके बारे में और समझते हैं, आगे ले चलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, हमारे पास दो तरह की आर्मी सेल्स होती है लिम्फोसाइट्स में, बी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये देखें, ये अगर हमारी कोई लॉन्ग बोन है, इस बोन में रेड बोन मैरो होती है, टर्मिनल स्पेस के एंड पे रेड बोन मैरो होती है, और इसके सेंटर में येलो बोन मैरो होती है। और ये जो बोन मैरो होती है, जो बेसिकली यहाँ पे जो बोन मैरो होती है, ये जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो में स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मैरो सेल्स, स्टेम सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है हीमोपोइएटिक स्टेम सेल्स। क्या होती है ये? हीमोपोइएटिक स्टेम सेल्स होती हैं। ये हीमोपोइएटिक स्टेम सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती हैं, ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती हैं, और लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन भी करती हैं। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इमैच्योर लिम्फोसाइट्स। क्या बनाती हैं ये इमैच्योर टी एंड बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करती हैं। अदर ब्लड सेल्स भी बनाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अदर ब्लड सेल नहीं बनाती है, बट मेनली बी सेल्स और टी सेल्स का फॉर्मेशन सॉरी एक्सक्यूज मी। तो ये जो बी सेल्स इमैच्योर बी सेल्स हैं, इमैच्योर बी सेल्स बनती हैं, और जो इमैच्योर टी सेल्स बनती हैं, इन दोनों का फॉर्मेशन इसी बोन मैरो में होता है। इमैच्योर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, एंड अदर ब्लड सेल्स भी यहीं बनाई जाती हैं। अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अदर ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बी सेल्स और टी सेल्स जो इमैच्योर सेल होती हैं। ये जो बी सेल्स इमैच्योर होती हैं, इनको वापस वहीं पे मैच्योर किया जाता है, बोन मैरो ही इनकी साइट होती है फर्दर मैच्योरेशन की। ये देखो, अरे वहीं पे जहां ये बनी थी वहीं पे बोन मैरो में ही ये प्रोड्यूस हुई, और बोन मैरो में ही इनका मैच्योरेशन होता है। द इमैच्योर बी सेल्स मैच्योरेशन आल्सो अकर्स, maturation of B cells take place in bone marrow। तो मतलब बोन मैरो ही वो साइट है जहां पे मैच्योरेशन होता है इमैच्योर सेल्स का। लेकिन केवल बी सेल का ध्यान रखेंगे कि बी सेल जो इमैच्योर होती हैं उनका मैच्योरेशन बोन मैरो में ही होता है। लेकिन वहीं अगर टी सेल्स की बात करूंगा तो टी लिम्फोसाइट जो होती हैं, दीज इमैच्योर टी सेल्स माइग्रेट करती हैं वाया बॉडी फ्लूइड्स या वाया ब्लड टुवर्ड्स द थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड। कौन सी? टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। यहाँ पे मैंने पहले बताया आपको, टी स्टैंड्स फॉर थाइमस, इसलिए इनको टी सेल कहा जाता है। तो इमैच्योर टी सेल थाइमस ग्लैंड पे माइग्रेट करती है। थाइमस ग्लैंड जो कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, इसे कहते हैं साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स का मैच्योरेशन यही होता है। थाइमस ग्लैंड एक बाई लोब्ड ग्लैंड होती है, या ऐसे लिख सकते हो एक लोब्ड ग्लैंड होती है। थाइमस इज लोब्ड ग्लैंड इन थोरैसिक कैविटी, लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी। कहां होती है ये? थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होती है, लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी। तो लोब्ड ग्लैंड होती है, थोरैसिक कैविटी चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होती है। ये ग्लैंड जो होती है थाइमस ग्लैंड, दिस एक्ट लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सीक्रेट्स अ हार्मोन जो टी सेल का मैच्योरेशन करता है, जिसका नाम होता है थाइमोसिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है इसकी लोकेशन से रिलेटेड। थोरैसिक कैविटी में जो लोकेटेड होती है, ये लोकेटेड होती है ब्रेस्ट बोन के पीछे। जो हमारी जो स्टर्नम होती है, ब्रेस्ट बोन जिसे कहते हैं, इस स्टर्नम के जस्ट पीछे होती है। और हार्ट से निकलने वाली जो एओर्टा है उसके और स्टर्नम के बीच में भी आप लिख सकते हो, हार्ट के थोड़ा सा स्लाइटली अबव, हार्ट के थोड़ा सा ऊपर होती है। इट इज लोकेटेड, दिस ग्लैंड इज लोकेटेड बिटवीन द aorta ऑफ हार्ट, aorta एंड ब्रेस्ट बोन के नीचे होती है और एओर्टा के ऊपर होती है। मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, ब्रेस्ट बोन के डॉर्सल साइड पे और एओर्टा के वेंट्रल साइड पे होती है, दोनों के बीच के स्पेस में होती है। ब्रेस्ट बोन जिसे कहते हैं स्टर्नम, उसी के बीच में पाई जाती है। और ये जो साइट होती है, ये जिसे हम कह रहे हैं थाइमस ग्लैंड, यहीं पे टी सेल के मैच्योरेशन का, प्रोलिफरेशन का, मतलब सब कुछ यही होता है टी सेल का। इसे हम कहते हैं ट्रेनिंग स्कूल फॉर टी लिम्फोसाइट्स। इसी ग्लैंड को कहते हैं ट्रेनिंग स्कूल फॉर टी लिम्फोसाइट्स। टी सेल्स के लिए, उनके प्रोडक्शन और मैच्योरेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट साइट प्रोवाइड करती है। ट्रेनिंग स्कूल कहते हैं फॉर टी लिम्फोसाइट्स।
टी लिम्फोसाइट्स के लिए इसे ट्रेनिंग स्कूल कहा जाता है। तो याद रखेंगे थाइमस ग्लैंड की लोकेशन कहां है, ब्रेस्ट बोन और एओर्टा के बीच में होती है, लोब्यूलेटेड ग्लैंड होती है, थोरेसिक कैविटी में होती है। एज के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी एनसीईआरटी में ही गिवन है, ये ग्लैंड बर्थ के टाइम अपना फंक्शन कर रही होती है, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज प्रॉपर्ली फंक्शनल। लेकिन जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है इसका साइज रिड्यूस हो जाता है और ओल्ड एज में तो ये पूरी तरह नॉन फंक्शनल होती है। जैसे हम अडल्टहुड में गेन कर लेते हैं इसका साइज रिड्यूस हो जाता है और ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो याद रखेंगे दिस ग्लैंड अट्रोफीड इन अडल्ट्स। अट्रोफीड का मतलब अब ये रिड्यूस हो गई है साइज में एंड नॉन फंक्शनल हो जाती है, रिड्यूस्ड इन साइज एंड बिकम्स नॉन फंक्शनल। क्या हो जाती है, एंड बिकम्स नॉन फंक्शनल, ये नॉन फंक्शनल भी हो जाती है। तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, लोकेटेड होती है थोरेसिक कैविटी में, स्टर्नम के पीछे होती है, डॉर्सल एओर्टा के आगे होती है, या दोनों के बीच में पाई जाती है। एक ऐसी ग्लैंड जो कि थाइमोसिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एक ऐसी ग्लैंड जिसे थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कहा जाता है, एक ऐसी ग्लैंड जो टी सेल के मैच्योरेशन की साइट होती है, एक ऐसी ग्लैंड जो अडल्टहुड आते आते नॉन फंक्शनल हो जाती है, एक ऐसी ग्लैंड जो साइज में रिड्यूस होकर के नॉन फंक्शनल हो जाती है, उस ग्लैंड का नाम होता है थाइमस ग्लैंड। टी सेल्स यहीं पे मैच्योर होती हैं और फाइनली मैच्योर होने के बाद ये सेल्स अपनी अपनी सही पोस्टिंग साइट पर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पर भेज दी जाती है। तो अगर हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को देखें तो आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया और इनका खेला हो गया, और अगर हम इसी में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को देखें, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की मैं बात करूं तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है जो वो होता है मेरे बच्चों, उनमें आप देखें सबसे पहले हम शुरुआत कर सकते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्प्लीन की। स्प्लीन जो होता है ये किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, इसे आप बीन शेप्ड ऑर्गन कह सकते हो। ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, इसे हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसे कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। तो बीन शेप्ड ऑर्गन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो कि लोकेटेड होता है इन एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है। और इतना ही नहीं, ये एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होने के साथ साथ ये भी लिख सकते हो जस्ट बिहाइंड द स्टमक, लेफ्ट साइड में स्टमक के बिहाइंड, बिलो द डायाफ्राम, बिलो डायाफ्राम पाया जाता है इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग स्प्लीन। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होती है, इस ग्लैंड के अंदर लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स दोनों सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स बोथ आर प्रेजेंट, फैगोसाइट्स भी पाई जाती हैं यहाँ पर, जो फैगोसाइटोसिस भी कर सकती है, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। इस स्प्लीन को जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, आरबीसी यहीं पे जो पुरानी आरबीसी होती है इसी जगह पर लाकर के उन्हें खत्म किया जाता है, यहाँ पे डेड हो जाती है। तो आरबीसी का डेथ के बाद प्रोसेसिंग भी यहीं पे होता है। ये जो साइट होती है इसे हम इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर्स, इन्हें कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर्स। ये इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर क्या होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर्स का मतलब होता है ऐसी साइट वेयर दिस साइट कैन ट्रैप द माइक्रोब्स या पैथोजेंस। कोई भी माइक्रोब या पैथोजन अगर बॉडी में आता है तो ये वहीं पे ट्रैप किया जाता है, ट्रैप द माइक्रोब और पैथोजन एंड डिस्ट्रॉयड हियर एंड डिस्ट्रॉय देम। क्या करता है ये पैथोजन को यहीं ट्रैप करता है और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय देम, ये उन्हें यहीं नेस्त नाबूद कर देता है, ये वहीं इन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे कहते हैं हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में पहला एग्जांपल स्प्लीन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा आपके पास टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स पाए जाते हैं जो कि आपके गट कैविटी बकल कैविटी में पाए जाते हैं, एट द जंक्शन ऑफ बकल कैविटी एंड फेरिंग्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि पेयर्स पैचेस हमारे गट में म्यूकोसा के अंदर पाए जाने वाले स्पेशल लेयर्स होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे गट के अंदर म्यूकोसा के जस्ट नीचे वाला जो एरिया होता है ना, उसे सब म्यूकोसा कहते हैं। उन रीजन्स में खूब सारे लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये नोड्यूलर फॉर्म में होते हैं, याद रखेंगे ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं ये नोड्यूलर फॉर्म में होते हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं बंडल्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, बंडल्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। तो आप देखोगे ये पाई जाती है गट वॉल में, ये इंटेस्टाइनल रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पे पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। अगर आप देखते हो ओवरऑल जिसे हम कहते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, तो नाम से भी आप समझ सकते हो एक ऐसा लिम्फोइड टिश्यू है ये जो म्यूकोसा से एसोसिएटेड है, इसे कहते हैं माल्ट, MALT। अगर आपसे पूछे माल्ट क्या होता है तो आप बताओ कि बॉडी में जहां जहां म्यूकोसा पाई जाती है, जहां जहां हम किसी ट्यूब की लाइनिंग की बात करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्यूब की लाइनिंग है उसे भी म्यूकोसा कह सकते हो, फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फैलोपियन ट्यूब होती है उसे भी म्यूकोसा कह सकते हो, गट वॉल की जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे भी म्यूकोसा कह सकते हो। मतलब अगर आप पूरा ओवरऑल देखोगे इन द यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, लाइनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल सिस्टम या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, जहां यूरिन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंटेंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट जो होती है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है या ट्रैक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है इन सब की लाइनिंग में पाए जाते हैं। इन द लाइनिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्यूब या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब, डाइजेस्टिव ट्यूब की जो लाइनिंग्स होती हैं उसको हम कहते हैं म्यूकोसल लेयर। जैसे अगर आप अपनी डाइजेस्टिव ट्यूब को ही देख लो, अगर आप अपनी फूड पाइप को ही देख लो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे समझा दूं, ऐसे ही मैं ही समझा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो ये मान लो आपका स्टमक है, तो आप अपने स्टमक की वॉल को अगर बाहर से अंदर देखते हो तो आपको इसमें कई सारी लेयर्स देखने को मिल जाती हैं। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन कट करते हो, अगर आप अपने इस स्टमक का क्रॉस सेक्शन कट करते हो, यहाँ से एक सेक्शन कट करोगे तो इस सेक्शन में आपको कई सारी लेयर्स मिल जाती हैं। क्या मिल जाती हैं? इसमें आपको मल्टीपल लेयर्स मिल जाएंगी। जो सबसे अंदर की लेयर होती है, जो सबसे भीतर वाली लेयर होती है, इस इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं म्यूकोसल लेयर।
ये होती है सबसे अंदर की लेयर और इसी अंदर इनर मोस्ट लेयर का नाम होता है, इसी इनर मोस्ट लेयर का नाम होता है म्यूकोसा। इनर मोस्ट लेयर का नाम होता है म्यूकोसा। तो इसी म्यूकोसल लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं ढेर सारी ऐसी लिम्फोइड सेल, उन्हीं का नोड्यूलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, नोड्यूल्स के फॉर्म में पाई जाती हैं, जो पैथोजन से फाइट करने में मदद करती है। मतलब इसके पोर्शन में देखोगे, अगर हम इस लॉन्ग ट्यूब के अंदर देखें तो इसकी बिल्कुल इनर मोस्ट लाइनिंग में इस तरीके के जो नोड्यूलर टिश्यू होते हैं, ये पेयर्स पैचेस। एक एग्जांपल ले रहा हूं कि इंटेस्टाइन अगर होती, मान लो ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता, तो इस इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में यहाँ पे इस इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में आपको यहाँ दिखेगा ये नोड्यूलर स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं। आर्मी के ये कैंप्स जो लगे हुए हैं पैथोजन से लड़ने के लिए रेडी होते हैं, इन्हीं को कहते हैं माल्ट या इन्हीं को कहते हैं पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस होते हैं। पैच का मतलब ये छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइडेड है, बस और कुछ नहीं। पेयर्स पैचेस जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइडेड है और कुछ भी नहीं, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आपको याद रखना है। तो ये लिम्फोइड टिश्यू में मेन स्प्लीन, टॉन्सिल, पेयर्स पैचेस। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्हें हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स, जो कि पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का। एनसीईआरटी अगर आप देखते हो वहां पे आपने देखा होगा लिम्फेटिक सिस्टम का एक रफ सा डायग्राम दे रखा है। लिम्फेटिक सिस्टम का एक डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे एक और पॉइंट आप ऐड करें ना, माल्ट जो होता है पूरे लिम्फोइड टिश्यू का 50% पार्ट जो होता है ऑफ ऑल लिम्फोइड टिश्यू, जो होता है हमारी बॉडी का, वो यही बनाता है माल्ट, जिसको कहते हैं। एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। और एनसीईआरटी में लिम्फ नोड्स के बारे में डायग्राम से भी दिखाया है, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप देखोगे जो लिम्फ नोड्स होते हैं, अगर हम बात करते हैं, ये देखो लिम्फेटिक सिस्टम जो ह्यूमन का होता है, बॉडी के फ्लूइड में एक और सिस्टम पाया जाता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एक, और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। तो दो सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम अनदर आप कह सकते हो अपनी बॉडी का एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, जिस लिम्फेटिक सिस्टम में पाई जाती है लिम्फ वेसल्स। लिम्फ पाई जाती है, लिम्फ वेसल्स पाई जाती है, लिम्फ वेसल्स होती हैं एंड लिम्फ नोड्स होते हैं। क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं इस पूरे सिस्टम में। और जैसे कि मैंने कहा लिम्फ नोड जो होते हैं ये भी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। ये लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, इन्हें हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे भी पाई जाती है ढेर सारी लिम्फोसाइट्स। ये नोड्यूलर स्ट्रक्चर ये भी होते हैं, सोलन पार्ट्स होते हैं, इनके अंदर भी होती है लिम्फोसाइट्स। कंटेन्स मैच्योर लिम्फोसाइट्स, जहाँ पे पैथोजन से एक्सपोजर होता है इनका, कंसिस्ट द लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। इसमें भी पाई जाती है लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइटिक सेल्स या मैक्रोफेजेस पाई जाती है, जो पैथोजन को ट्रैप करती हैं और डिस्ट्रॉय करती हैं। इसीलिए इन्हें भी कहते हैं ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर्स। क्या कहते हैं इनको? इन्हें भी हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर्स। इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर्स इन्हें भी कहा जाता है। दे ट्रैप द पैथोजन, डिस्ट्रॉय देम। तो बॉडी में अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो, अगर इनका बॉडी में एक रफ डायग्राम के थ्रू अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन समझने की कोशिश करें, तो मान लो ये किसी व्यक्ति का शरीर, मान लो ये किसी व्यक्ति का शरीर, गर्दन, और ये उसके मजबूत कंधे, ये उसके मजबूत कंधे, ये उसका चेस्ट, ये उसकी मजबूत मोटी भारी कमर, मोटी और भारी कमर, और ये इसके कमजोर टांगे। ये हो गए कमजोर टांगे। चलो देखते हैं, यार अगर हम लिम्फोइड सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में देखें, लिम्फेटिक सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन देखें बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो काफी कमजोर दिखेगा ये व्यक्ति। नहीं, कोई बात नहीं, इसको हमने पुतला बना करके बनाया है। तो इस पुतले वाले इंसान को, इस पुतले को जरा आप समझें और इमेजिन करें कि बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। चलो पहले ये समझते हैं डिवीजन। ये कह रहे हैं ये है डायफ्राम, अगर तो उसके ऊपर थोरेसिक कैविटी है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी है। ये अगर डायफ्राम है तो इसके ऊपर थोरेसिक कैविटी, नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, और यहाँ पे इस डायफ्राम के जस्ट ऊपर इस व्यक्ति का हृदय, अपना हृदय, इसका दिल यहाँ पे धड़क रहा है। अब होता क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड एक सिस्टम होता है। आप देखोगे जहां जहां ब्लड वहां लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है। बस कुछ फर्क होते हैं, जैसे बॉडी के अंदर ब्रेन में भी ब्लड सप्लाई जाती है, लेकिन वहां लिम्फ नहीं पाया जाता। लिम्फ जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम ब्रेन में नहीं पाया जाता। मतलब ये इसके लिए आप याद रख सकते हो कि कुछ जगहों पर नहीं है। बोन में ब्लड सप्लाई होती है, लेकिन वहां लिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता बोन्स में भी। तो बोन और ब्रेन को छोड़ दो, लिम्फ वहां पे नहीं पाई जाती है। बाकी हर जगह जहां पे ब्लड, जहां भी ब्लड, वहां पे पाया जाता है कौन? वहां पे पाया जाता है कौन? वहां पे पाया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। ये देखो, ये जो लिम्फेटिक ट्यूब होती है, इसकी ब्रांचेस पूरे शरीर में फैली हुई है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, लेग्स हो, थाई हो, या पूरे के पूरे बॉडी के अंदर अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो तो इस पूरे एरिया में पूरे के पूरे बॉडी में आपको दिखाई दे रहा है। ये है इस व्यक्ति की मान लो इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में भी मैंने बताया लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्शन होता है। तो ये मान लो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये इंटेस्टाइन है, वहां से भी लिम्फ का कनेक्शन, लिम्फेटिक ट्यूब का कनेक्शन यहाँ भी प्रेजेंट है। ये लो, यहाँ भी प्रेजेंट है लिम्फ का कनेक्शन इधर भी है। लिम्फ का कनेक्शन राइट साइड ऑफ द बॉडी में भी प्रेजेंट होती है। लिम्फ का कनेक्शन राइट साइड ऑफ द बॉडी में भी प्रेजेंट होती है। ये देखें, तो ये जो लिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको दिखा दिया, ये लिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हम देख पा रहे हैं, ये जो लिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हम देख पा रहे हैं, ये है इन जनरल लिम्फ वेसल्स की ब्रांचेस। क्या है ये है लिम्फ वेसल्स की ब्रांचेस, जो पूरे शरीर में इस तरीके से फैली हुई होती हैं। और अब कह रहे हैं इसमें आपको दिखाई देंगे नोड्यूलर स्ट्रक्चर्स। क्या दिखाई देंगे? नोड्यूल जैसे ऐसे फूले से ऐसे। ये जो फूले से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं फूले से स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं लिम्फ नोड्स। ये जो दिखाई दे रहे हैं जगह बीच में सोलन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये होते हैं लिम्फ नोड्स, जो आपको नेक में खूब सारे मिलेंगे, आर्म पिट्स में खूब सारे मिल जाते हैं, नेक में खूब सारे मिल जाते हैं, और मिल जाते हैं जेनाइटल एरिया के आसपास, जिसे ग्रॉइन एरिया कहा जाता है। ये तो जो ये मैंने स्पेशलाइज किया है यहाँ पे, स्पेशल कलर से गोल से नोड बना दिए हैं, आप उनको याद रख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत काम के हैं। इन्हें कहते हैं लिम्फ नोड्स, इन्हें कहते हैं लिम्फ वेसल्स। क्या होती है? ये जो ब्रांचेस दिख रहे हैं लिम्फ वेसल्स होती हैं। ये जो होता है, ये वो साइट है जहाँ पे लिम्फ वेसल्स की ओरिजिन होती है, जहाँ से लिम्फ वेसल्स की ओरिजिन होती है। इस ट्यूब, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है सिस्टर्ना काइली। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन बस मैं आपको यहाँ नोट करने के लिए लिख रहा हूँ। आप चाहो तो इसे याद कर लो, नहीं चाहते तो बस याद रखोगे। सिस्टर्ना काइली वो स्थान होता है जहाँ से लिम्फ वेसल्स ओरिजिनेट होती हैं। ये जो आप देख रहे हो, इन्हें कहते हैं लिम्फ वेसल्स। क्या कहते हैं इनको? इन्हें कहते हैं लिम्फ वेसल्स।
और ये जो सोलन पार्ट आप देख रहे हो, ये जो सोलन पार्ट्स आप देख रहे हो, इन्हें कहते हैं हम लिम्फ नोड्स। क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स। एनसीईआरटी में लिम्फ नोड को यहाँ पे लेवल किया हुआ है। एनसीईआरटी में चेस्ट कैविटी में हार्ट के जस्ट ऊपर एनसीईआरटी में मेंशन किया है, हार्ट के जस्ट ऊपर मेंशन किया हुआ है उस बाइलोब्ड ग्लैंड के बारे में केवल एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि वहां पे पाई जाती है थाइमस ग्लैंड। बस तो आप भी इसको सिंबॉलिक लिख सकते हो। इस ग्लैंड का नाम है, वो ग्लैंड है ये जहां पे टी सेल्स का मैच्योरेशन होता है, इसे कहते हैं थाइमस ग्लैंड। क्या नाम है इसका? इसे कहते हैं थाइमस ग्लैंड। ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं लेफ्ट थोरैसिक डक्ट। क्या नाम है इसका? नाम है लेफ्ट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट, जो कि थोरैसिक डक्ट कही जाती है, लेफ्ट थोरैसिक डक्ट कही जाती है। और इसको कहते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। क्या कहते हैं इसको? राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको कई सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। लिम्फ नोड दिया है एनसीईआरटी में थाइमस दिया है, लिम्फ वेसल दिया है। कहा है कि हमने आपको वो दिखा दिया है कि बॉडी में किस तरीके से लिम्फॉइड ऑर्गन्स, मेजर लिम्फॉइड ऑर्गन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। बाकी बोन मैरो के बारे में आपने पढ़ लिया, स्प्लीन के बारे में आपने पढ़ लिया, ये भी एक तरह का लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, ये हमने यहाँ बात कंप्लीट कर ली। तो बॉडी में किस तरीके से लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन का क्या मेन फंक्शन होता है, ये बातें हमने यहाँ से सीखी हैं। इन बातों को एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है, जरा उस लाइनों से जरा समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है इन पॉइंट्स के बारे में कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं, हेडिंग है लिम्फॉइड ऑर्गन्स की, और वहां बताया है कि दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन हो रही है, जहां पे उन्हें एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करना है, मतलब वो क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं और फिर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, मैच्योर हो रहे हैं, फाइनली प्रोलिफरेट कर रहे हैं, जिसे कहते हैं सेल का डिवीजन होना, सेल डिवीजन होना एंड डिफरेंशिएशन होना। मैच्योर सेल में वो डिफरेंशिएट करती हैं, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जैसे कि बोन मैरो एंड थाइमस, इंपॉर्टेंट हो गया, जहां पे इमैच्योर लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन किया जाता है, जो कि एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। पहले वो इमैच्योर होती हैं और फिर वहां पे उनको मैच्योर किया जाता है। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स दे माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं या फिर अपेंडिक्स में ले जाया जाता है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रोवाइड करते हैं द साइट फॉर इंटरेक्शन विद द लिम्फोसाइट्स। याद रखेंगे पैथोजन का एंटीजन का इंटरेक्शन जो लिम्फोसाइट्स होता है, एक्चुअल इंटरेक्शन, एक्चुअल जो एनकाउंटर ऑफ द टेररिस्ट होता है, कहां मुलाकात होती है टेररिस्ट से, तो कह रहे उन टेररिस्ट से जिस जगह मुलाकात होती है वो होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। एंटीजन से वहीं उनकी मुलाकात होती है क्योंकि उसके पहले उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, ट्रेनिंग स्कूल में, तो देन दे प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। मतलब जब पैथोजन आएगा, पैथोजन से वो इंटरेक्ट होंगी, तब वो इफेक्टर सेल बनेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये मान लो बी लिम्फोसाइट्स होती है, बी सेल होती है, जब कोई एंटीजन आता है, जब कोई एंटीजन इससे इंटरेक्ट करता है, तब जाकर के ये एक्टिव सेल बनती है, प्रोलिफरेट करके प्लाज्मा सेल बनाती है और मेमोरी सेल बनाती है। तो प्लाज्मा सेल जो होती है इसी को कहते हैं इफेक्टर सेल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इफेक्टर सेल। और उसकी दूसरी सेल होती है जिसे कहते हैं मेमोरी, वो फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेती है। तो जिस जगह पे ये कार्यक्रम हो रहा है वो होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो याद रखेंगे बोन मैरो जो होती है, जो बोन मैरो होती है, दैट बोन मैरो इज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग lymphocytes are produced. Thymus is the lobed organ located near the heart beneath the breastbone. The thymus is quite large at the time of birth. बर्थ के टाइम पे ठीक ठाक साइज की है थाइमस। थाइमस का साइज ठीक ठाक है। जैसे 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 ग्रो हो रही है लाइफ में, अडल्टहुड आने के बाद ये साइड बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाता है और ये ग्लैंड कैसी हो जाती है? रिड्यूस टू फंक्शन। इसे कहते हैं अट्रोफीड। थाइमस ग्लैंड क्या हो जाती है? अट्रोफीड हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। इसमें न्यूट्रिएंट सप्लाई बंद हो जाती है, साइज रिड्यूस कर जाता है और ये नॉन फंक्शनल हो जाती है। तो द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज विद एज। बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट वेरी स्मॉल साइज। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। अगर हम टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन हुआ बोन मैरो में, मैच्योरेशन हुआ थाइमस में, इसलिए ये दोनों माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही हैं टी लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन और मैच्योरेशन के लिए। वहीं पे अगले पेज पे स्प्लीन के बारे में बताया गया है कि एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट। इट एक्ट एज अ फिल्टर। ये फिल्टर की तरह काम करता है बाय द ब्लड ट्रैपिंग द पैथोजेंस, जो ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। स्प्लीन में एक लार्ज रिजर्वायर होता है एरिथ्रोसाइट्स का। एरिथ्रोसाइट्स यहाँ पे जो पुरानी एरिथ्रोसाइट्स होती है वो यहीं पे स्टोर होती है, इसलिए ब्लड बैंक भी कहा जाता है। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। जो डायग्राम में मैंने आपको बताया, लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजेंस व्हिच हैपन टू गेट इनटू लिम्फ एंड द टिश्यू फ्लूइड। जो बॉडी में लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड में पाए जाते हैं, मतलब कोई भी पैथोजन जो लिम्फ में होगा या टिश्यू फ्लूइड में होगा, उनको ट्रैप करने का, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम, उनको ट्रैप करना और डिस्ट्रॉय करने की जो ड्यूटी होती है वो होती है हमारे लिम्फ नोड की। किसकी होती है? लिम्फ नोड की। और अगर कोई पैथोजन ब्लड में होता है, ब्लड बॉर्न पैथोजन है, तो उसको ट्रैप और डिस्ट्रॉय किया जाता है। ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय किया जाता है कहां पे? अभी बताया मैंने, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए फिल्टर, जो ब्लड का फिल्टर होता है वो होता है स्प्लीन। तो स्प्लीन में उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है। एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पांसिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, और फिर उसमें इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस होता है। देयर इज लिम्फॉइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यूरिनरी या जेनिटल ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, जहां पे माल्ट पाया जाता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू व्हिच कांस्टिट्यूट अबाउट द 50% ऑफ द टोटल लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जितने लिम्फॉइड टिश्यू है उसमें से 50% पार्ट, मतलब लार्जेस्ट पार्ट जो एक्वायर करता है वो एक्वायर करता है आपका माल्ट। फैला हुआ है, कई अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है, चाहे वो यूरिनरी सिस्टम हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव सिस्टम हो, तो फैला हुआ है। ये 50% से ज्यादा एरिया बनाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सिंगल लार्जेस्ट मास, एक ही जगह पर पाया जाने वाला जो सबसे बड़ा मास होता है लिम्फॉइड टिश्यू का, वो कौन सा होता है? तो आप ये चीज चाहो तो यहाँ एडिशनल मेंशन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंगल लार्जेस्ट मास ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू होता है स्प्लीन, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्प्लीन। तो स्प्लीन इज द सिंगल लार्जेस्ट मास ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, सिंगल लार्जेस्ट मास ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंगल लार्जेस्ट मास कौन सा है लिम्फॉइड टिश्यू का, तो आप बताओगे स्प्लीन होता है। स्टमक के, ये जो लेफ्ट साइड है, स्टमक के जस्ट बिहाइंड, डायफ्राम के जस्ट नीचे, एब्डोमिनल कैविटी में बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, उसका नाम होता है स्प्लीन, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ये एक रिजर्वायर ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो स्प्लीन जो है, स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं क्योंकि ये आरबीसी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो बहुत सारे फंक्शन है इसके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप हर तरीके से जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो आप याद कर लेना। ठीक है जी। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्राइमरी होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन सेकेंडरी होते हैं। क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया। अगला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आना मतलब एक जायज क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सबसे डेंजरस डिजीज में से एक है। कम्युनिकेबल डिजीज को कहा जाता है द मोस्ट डेंजरस कम्युनिकेबल डिजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, या यूं कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट डिजीज, द कॉज ऑफ डेथ, मेजर नंबर ऑफ डेथ्स वर्ल्ड वाइड। ये कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? वो है एड्स। तो ये जो एड्स है ये एक
ये एक बीमारी जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। क्या कहते हैं? एड्स इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी। और इसका खुद का नाम भी आप देखो तो इसी से रिलेटेड हो जाता है। इसका खुद का नाम है एक्वायर्ड। एड्स में से ए का मतलब है एक्वायर्ड, आई का मतलब है इम्यूनो, डी का मतलब है डेफिशिएंसी, कमी, किसी भी चीज की कमी हो जा रही है उसे कह रहे हैं डेफिशिएंसी। एस का मतलब होता है सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम की हम बात करते हैं, इसे कहते हैं एआईडीएस, एड्स कहते हैं। तो ये जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इस एड्स को हमने सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी क्यों कहा है? क्योंकि इम्यूनो डेफिशिएंसी दो टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, जो किसी के बर्थ से ही इम्यून सिस्टम कमजोर है, किसी जेनेटिक रीजन की वजह से बर्थ से ही अगर उसके इम्यून सिस्टम की सेल, आर्मी सेल्स बचपन से ही नहीं है, उसे कहते हैं प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। और अगर किसी की इम्यून सिस्टम की जो डेफिशिएंसी है वो धीरे 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 प्रोग्रेसिवली लॉस हुई है। बर्थ के टाइम तो भगवान का दिया हुआ उसके पास सब कुछ था, बर्थ के टाइम पे उसका इम्यून सिस्टम ठीक ठाक था, लेकिन धीरे 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 किसी वजह से एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से, एक्वायर्ड का मतलब होता है एनीथिंग टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट, टेकन फ्रॉम आउटसाइड ड्यू टू एक्सपोजर विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बर्थ के बाद अपने एनवायरमेंट से एक्सपोज और उसके बॉडी में कोई ऐसा फैक्टर आ जाए जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगे, उसकी आर्मी सेल्स कमजोर होने लगे, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। मतलब दिस सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी इज द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इट इज रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये रिलेटेड है डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ पैथोजन, कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट है, एट द टाइम और आफ्टर बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ या आफ्टर बर्थ अगर किसी ऐसी चीज से एक्सपोजर हो रहा है जिससे इम्यूनिटी कमजोर हो रही है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी उसी का एक बेस्ट एग्जांपल है सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी का, जिसमें अलग अलग बातों का अलग अलग मतलब है। एक्वायर्ड का मतलब टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट, टेकन फ्रॉम आउटसाइड ड्यू टू एक्सपोजर विद एनवायरमेंट, मतलब एक ऐसी चीज जो बाहर से ली जाती है, टेकन फ्रॉम आउटसाइड इज एक्वायर्ड। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब ये रिलेटेड है वीकनेस ऑफ द इम्यून सिस्टम से, डेफिशिएंट इम्यून सिस्टम, वीक इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंट इम्यून सिस्टम या वीक इम्यून सिस्टम इसे कहेंगे, डेफिशिएंट इम्यून सिस्टम या वीक इम्यून सिस्टम इसे कहेंगे, विद सिंड्रोम। और सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स या डिजीजेस, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स या डिजीजेस, मतलब किसी इंसान को एक साथ कई बीमारियां, सिम्टम्स ऑफ और कलेक्शन ऑफ डिजीजेस, एक साथ जब कई बीमारियां घेर लेती हैं एक शरीर में, जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, किसी कंट्री का जब अपना डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है तो छोटी मोटी कंट्रियां भी उसके ऊपर हमला बोल देती हैं, छोटी मोटी कंट्री भी उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। मतलब जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो छोटे मोटे पैथोजन से भी आप बीमार पड़ जाते हो। बिल्कुल वही हुआ है यहाँ पे। नॉर्मली ऐसे पैथोजन जो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाते, अगर किसी को एचआईवी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसे में उसकी बॉडी में बहुत सारे छोटे मोटे पैथोजन भी जो पहले कुछ नहीं कर पा रहे थे जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, अब वो आपकी बॉडी को पूरा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, कई बीमारियां घर बना लेती हैं और उसी से हो जाता है सिंड्रोम, जिसे कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स या डिजीजेस कहा जाता है। तो इस टोटल कहानी को हम कहते हैं एड्स। तो एड्स का मतलब एक ऐसी भयावह बीमारी वर्ल्ड वाइड, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस या डेडली डिजीज, डेडली कम्युनिकेबल डिजीज, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कम्युनिकेबल डिजीज। याद रखेंगे ये कॉन्टेजियस या कम्युनिकेबल डिजीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कम्युनिकेबल डिजीज वर्ल्ड वाइड इज कॉल्ड एड्स, जो कि एसोसिएटेड है अगर ओवरऑल अगर हम पास्ट 25 ईयर्स में देखें, पास्ट 25 ईयर्स में देखें तो इसकी वजह से पास्ट 25 ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली 25 मिलियंस पीपल्स, 25 मिलियंस डेथ का कॉज बना है, डेथ्स ड्यू टू एड्स। खाली एड्स की वजह से 25 मिलियन लोग पिछले 25 साल के डेटा, एनसीईआरटी का डेटा, कब का डेटा लिया है उसकी बात नहीं हो रही है, 25 मिलियन लोग 25 साल में, पिछले बीते 25 साल में मारे गए हैं बिकॉज ऑफ एड्स। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्स्ट केस ऑफ एड्स वाज रिपोर्टेड इन 1981 इन यूएसए में सबसे पहली बार रिपोर्ट किया गया था 1981 में फर्स्ट केस ऑफ एड्स। इंडिया की अगर हम बात करें, जो एनसीईआरटी में तो नहीं दिया बट आप लिख सकते हो, इन इंडिया इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1986, 1986 में पहला केस आया था इन चेन्नई में ये पहला केस आया था, इंडिया का पहला केस रिपोर्ट हुआ था 1986 में। और इसका अगर हम नाम देखें तो इट इज कॉज्ड बाय अ रेट्रोवायरस, व्हिच इज एड्स इज अ डिजीज, भयानक डिजीज, व्हिच इज कॉज्ड बाय अ रेट्रोवायरस, एक ऐसा वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसके पास अपना जीनोम, रेट्रोवायरस, द वायरस विद जीनोम, वायरल जीनोम पाया जाता है, इसका वायरल जीनोम होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एक एंजाइम पाया जाता है इनके पास जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम इस वायरस के पास पाया जाता है, जो इसकी ताकत है और इसी की वजह से वायरस और खतरनाक बनता जाता है। अपनी बॉडी अपने आरएनए को बनाने के लिए होस्ट के अंदर जाता है, अपने आरएनए से अपना डीएनए पहले बनाता है और फिर अपने डीएनए की मदद से होस्ट सेल के अंदर ऐसा खेला करता है, ऐसा रास रचता है, ऐसी षड्यंत्र रचता है कि धीरे धीरे करके ह्यूमन के जो शस्त्र हैं, ह्यूमन की जो इम्यूनिटी है, ह्यूमन का जो वेपन हाउस है, ये धीरे धीरे उसी को डिस्ट्रॉय करने लगता है, अपनी जनसंख्या बढ़ाता जाता है और होस्ट सेल की नंबर ऑफ जो डिफेंस सेल्स होती है, जो इम्यून सिस्टम सेल्स होती है, उन सेल्स का नंबर डिक्रीज करता जाता है। तो ये बड़ा ही खतरनाक वायरस जो कम्युनिकेबल डिजीज कॉज करता है। इस वायरस के पास मैंने बताया इसका जीनोम जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। इस वायरस का नाम एचआईवी रखा था, इस वायरस का नाम एचआईवी रखा गया था बाय द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। द नेम एचआईवी टू दिस वायरस, इस वायरस को नाम दिया गया था एचआईवी बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑन वायरल नॉमेनक्लेचर।
तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन वायरल नॉमेनक्लेचर ने पहली बार इस वायरस का नाम रखा था एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है, इस वायरस का नाम जो एचआईवी है, उस एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसे कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। तो नाम से भी समझ में आ सकता है कैसा वायरस जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कॉज करता है, ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देता है, उसे कमजोर करके उसे इतना कमजोर कर देता है कि उसकी बॉडी में पैथोजन की एंट्री करे, दूसरे पैथोजन्स बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट, प्रोटोजोआ आराम से अंदर आने लगते हैं, बीमार करते जाते हैं। इंसान बीमार होता जाता है और बीमार होते एक ऐसा समय आता है जब उसकी डेथ बहुत अर्ली एज में हो जाती है। तो ये डिजीज सिखाती है सावधान रहना, सतर्क रहना, सुरक्षित रहना। ये डिजीज कहती है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। ज्यादातर केसेस में आप देखोगे एड्स का जो केस होता है, एड्स की जो रिपोर्टिंग होती है, वो इस बात से रिलेट की जाती है कि लोग इग्नोर कर देते हैं लिखी हुई वार्निंग्स या बताई गई वार्निंग्स को। अगर आप उन वार्निंग्स को, उन चेतावनियों को ध्यान में रखें कि इन वजहों से एड्स होता है, इन्हीं से एड्स फैलता है, तो शायद एड्स को फैलने से रोका जा सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें तो इंसान सोच समझ के जानबूझ के करता है, जैसे मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अनरिलायबल पार्टनर से सेक्स करना, उसे अवॉइड किया जा सकता है। कंटामिनेटेड नीडल या सिरिंजेस का इस्तेमाल करना अवॉइड किया जा सकता है। ड्रग एडिक्शन को अवॉइड किया जाता है, जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं उनके केस में अवॉइड किया जा सकता है। कुछ केसेस को छोड़ दिया, जैसे मदर को अगर इन्फेक्शन है तो बच्चे को ट्रांसफर वो हो ही जाता है। लेकिन अगर मदर को ही इन्फेक्शन ना हो, जो रीजन हो सकते हैं प्रोबेबल रीजन, अगर मदर में इन्फेक्शन ना हो तो बच्चा हेल्दी रहेगा। लेकिन सीधी सी बात है, अगर मदर किसी ऐसे एक्टिविटी की वजह से जिससे उसकी बॉडी में एचआईवी एंटर कर गया, ऐसे लोग जो मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी या किसी डिजीज में जहां उन्हें बार-बार रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ रही है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया जैसी कंडीशन में उन्हें अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ रहा है, रिपीटेड टाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर उसने लिया है, चांस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन बढ़ जाता है। क्योंकि किन-किन लोगों से वो ब्लड आया है, किसके ब्लड दिए जा रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, अगर उस समय प्रॉपर्ली चेक नहीं किया गया है तो ब्लड ट्रांसफर करने के टाइम आसानी से हो सकता है। कंटामिनेटेड सिरिंज, मतलब अगर हम सिरिंज यूज करें एक बार और वो कंटामिनेट हो चुकी है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देना ही बेहतर है। अगर किसी की यूज्ड सिरिंज को हम यूज कर रहे हैं तो ये तो इग्नोरेंस है, रूल की इग्नोरेंस है। इसीलिए इन्हीं सारी बीमारियों से बचने के लिए ये कहा जाता है कि वंस यूज्ड सिरिंजेस शुड नॉट बी यूज्ड, इट शुड बी प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉयड, सेफ डिस्पोजल और सेफ डिस्ट्रक्शन, इन सारी चीजों का होना चाहिए जो किसी एक पेशेंट से यूज की हुई हो। तो जहां सावधानी हटती है वहां पे दुर्घटना घटती है। एड्स उन्हीं दुर्घटनाओं में से एक डिजीज है जो सावधानी हटने के बाद होता है। तो इसमें देखेंगे आज डिटेल में क्या क्या है कहानी। पहले हम एचआईवी की डिटेल्स पढ़ते हैं कि आखिर ये एचआईवी दिखता कैसा है, क्या सारे वायरस जो खतरनाक काम करते हैं, क्या सारे होते भी खतरनाक, दिखते भी खतरनाक है, या कोई और कहानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एचआईवी का स्ट्रक्चर, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, हम बात करेंगे सबसे पहले एचआईवी के स्ट्रक्चर की। तो ये जो वायरस होता है, सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया, इसमें होता है वायरल जीनोम जो कोर में पाया जाता है, उस वायरल जीनोम का नाम होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। याद रखेंगे ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं, टू स्ट्रैंड्स होते हैं, इसीलिए वायरस के इस जीनोम को हम कहते हैं डिप्लॉयड जीनोम। और ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं। याद रखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ना होकर के आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं। ये कैसी कॉपीज होती हैं? आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं, आइडेंटिकल कॉपीज नहीं, आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं। तो वायरल जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का है, उसके ऊपर कवर होता है वायरल प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन कोट पाई जाती है वायरस के अराउंड, प्रोटीन कोट पाई जाती है। और पाया जाता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या होती है वहां प्रेजेंट होती है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। क्या पाई जाती है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जाती है। डबल लेयर ऑफ लिपिड फॉस्फेट की फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। बट याद रखने वाली बात यह है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट बॉडी। ये वायरस का नहीं है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल। जिस होस्ट को ये इन्फेक्ट करता है, ये उस होस्ट सेल से डिराइव की जाती है, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसके अलावा उसमें ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स पाए जाते हैं, इसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स कहते हैं, पाई जाती है। तो अगर हम वायरस का स्ट्रक्चर देखें, एक सुंदर एचआईवी का स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो वायरस है, ये एचआईवी, ये आप देखो, ये एक वायरस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। इस वायरस के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ, एवरीथिंग गॉड गिफ्टेड, एवरीथिंग विच इज गॉड गिफ्टेड। एक ठो दुई, तीन, चार, ऐसे तो कई सारे होते हैं, बट सिंबॉलिकली आपको समझाने के लिए इनको हम यहाँ पे बना रहे हैं, बस समझने के लिए आप ये समझें इस वायरस की खूबसूरती क्या है। देखेंगे आप वायरस के चारों तरफ, मैंने कहा अभी एनवेलप पाया जाता है। इस एनवेलप में आप देखें, मैंने कहा आपको ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर भी प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है। ये सारी की सारी आप ग्लाइकोप्रोटीन देख रहे हो, बटन लगे हुए हैं स्पाइक के साथ, ये बटन्स लगी हुई हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन ये देखो खतरनाक से दिखने वाले वायरस को हम देखेंगे और समझेंगे क्या ही वायरस है ये। वाह वाह वाह, क्या ही वायरस है ये, प्यारा ही वायरस है ये। तो ये जो वायरस है, इस वायरस को हम देख लें और समझ लें। देखेंगे, ये रहा एक कार्टून स्ट्रक्चर ऑफ आपका फेवरेट, आपका प्यारा एचआईवी। कौन है ये आप सभी का प्यारा एचआईवी। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का दो वायरल जीनोम भी हो गया, और अब इसके पास होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम, और कुछ अदर एंजाइम्स भी होते हैं, हम चाहें तो उनको भी वहां पे मेंशन कर सकते हैं। सम अदर एंजाइम्स कैन बी आल्सो प्रेजेंट। अदर एंजाइम्स को हमने स्क्वायर बना दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को एस के साथ लगा दिया, और ये बना दी प्रोटीन कोट।
तो वायरस को समझने के लिए हम उसका एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। उसका स्ट्रक्चर आप देखोगे कि एचआईवी के पास क्या क्या होता है खास, वो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे जाएगा। तो आप देखें, स्टार्ट करते हैं लेवलिंग स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। जैसे कि मैंने कहा, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक कहते हैं इसको। ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक होती है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर है जो होस्ट सेल से जुड़ी हुई है। ये प्रोटीन कोट होती है जो प्रेजेंट होती है वायरस में। ये एडिशनल प्रोटीन कोट होती है, मतलब दो प्रोटीन कोट है। आप यहाँ पे ऐसे मत लिखो, इसको आप यहाँ से लिख लो, ऐसे प्रोटीन कोट दो हो गई। इसके अलावा यहाँ पे अदर एंजाइम्स में यहाँ लिख दूंगा मैं, अदर एंजाइम्स। वायरल जीनोम जो होगा वो यहाँ लिख दूंगा मैं, वायरल जीनोम हम यहाँ लिख दूंगा, ऐसे लिख लेंगे वायरल जीनोम इधर, अदर एंजाइम्स यहाँ पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे, ऐसे। तो मुझे लगता है इससे वायरस के पूरे स्ट्रक्चर के नाम तो हम एटलीस्ट लिख पाएंगे आराम से। तो देखें इधर, वायरस के स्ट्रक्चर में मैंने कहा एक होता है जीपी, ग्लाइकोप्रोटीन 120 होती है। इसमें से जो नंबर मेंशन किया है, ये मॉलिक्यूलर वेट है किलो डाल्टन में। जैसे 120 है तो 120 किलो डाल्टन इसको कहते हैं। तो 120 × 1000 डाल्टन कर सकते हो। तो ये मॉलिक्यूलर वेट है ग्लाइकोप्रोटीन का। ये आप जो देख रहे हो इसे कहते हैं GP41, ग्लाइकोप्रोटीन 41 है ये। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्लाइकोप्रोटीन लेयर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसे कह रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है ये। क्या है ये? ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक बनी हुई है, इसे कहते हैं स्पाइक। उसके बाद ये देखो, इसे कह रहे हैं फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर। क्या कह रहे हैं इसको? इसे कहते हैं फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर। फॉस्फोलिपिड की ये बाई लेयर होती है, डबल लेयर होती है, बाई लेयर कहते हैं। इसके बाद आप जो देख रहे हो इसे कह रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है इस वायरस के पास। यहाँ पे ये एंजाइम है जो अभी फंक्शन में आपको भी बताता हूँ ये। इसके अलावा कुछ अदर एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, अदर एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। अदर एंजाइम्स में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीएज नाम का एंजाइम होता है। दूसरा एंजाइम होता है जिसे कहते हैं इंटीग्रेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम। तो इस तरह से अदर एंजाइम्स भी होते हैं। उसके बाद वायरल जीनोम, मैंने कहा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। वायरल जीनोम जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जो कि यही आरएनए उस वायरस का होस्ट की बॉडी में जाकर के पहले डीएनए बनता है और फिर डीएनए से होस्ट सेल के अंदर वो अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। ये देखिए प्रोटीन की लेयर होती है। प्रोटीन के अंदर वाली लेयर जो होती है उसे कहते हैं P24 लेयर। जो अंदर वाली लेयर है उसे कहते हैं P24 लेयर, और जो बाहर वाली लेयर है उसका नाम है P17 लेयर। तो इस तरीके से वायरस के पास इस तरीके का कुछ दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। एचआईवी कुछ इस तरीके से दिखता है। एचआईवी का देखो तो वैसे तो बस इतना सही प्रोटीन और जीनोम, लेकिन उसके बाहर जो कुछ भी है वो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसने अपने चारों तरफ कई सारी लेयर्स बना रखी है। अब अगर हम मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, पैथोजेनेसिस की बात करें, उसको समझ लेते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन इस वायरस का है, कैसे ये वायरस ट्रांसमिट होता है, हेडिंग लिखेंगे मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो इस वायरस का जो इन्फेक्शन है उसका ट्रांसमिशन का जो मोड या ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी बात करी थी कि इस टॉपिक हम यहाँ डिटेल में भले ही पढ़ेंगे, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो केवल एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। लेकिन कुछ बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस बी या अगर हम एचआईवी इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ऐसे पैथोजेंस होते हैं जिनकी एंट्री सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने के अलावा बॉडी में किसी और तरीके से भी हो सकती है। बट मेजर जो मोस्ट कॉमन रूट होता है वो होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स इसके ट्रांसमिशन का सबसे पहला और मोस्ट कॉमन रीजन होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो होता है ये सबसे कॉमन रीजन होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन सबसे कॉमन रीजन होता है। इसके अलावा दूसरा होता है जैसे शेयरिंग ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ ऐसा नहीं कि सारे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इन्फेक्टेड इंसान से अगर कॉन्टैक्ट किया जाए। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड नीडल्स जिसे कहते हैं, शेयरिंग ऑफ कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड सीरिंजेस या नीडल्स के इस्तेमाल से भी ये फैलता है बहुत आसानी से। बॉडी फ्लूइड में जहां भी कांटेक्ट होगा वायरस की एंट्री बहुत ही आसान हो जाती है। तो शेयरिंग ऑफ द नीडल से होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। तो अगर कोई इंसान मल्टीपल टाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहा है किसी सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर या थैलेसीमिया या ब्लड से रिलेटेड किसी डिजीज में, उसे बार-बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ रहा है, ऐसे में भी चांस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और चौथा जो केस है वो है फ्रॉम मदर इन्फेक्टेड मदर। जो मदर है फ्रॉम मदर, अगर वो इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्टेड मदर से टू फीटस, जो उसका डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस होगा, वाया प्लेसेंटा के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है। और इसे कहते हैं हम वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। एक होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, और एक होता है मदर से प्लेसेंटा में जिसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। ब्लड से अगर ट्रांसमिशन हो रहा है, नीडल से ट्रांसमिशन हो रहा है, अगर जैसे टैटूइंग कराते हैं लोग, उसमें भी नीडल का जो इस्तेमाल किया जाता है, किसी इन्फेक्टेड इंसान की नीडल किसी और को यूज की गई, ऐसे में भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी ऐसे केस है जहां कंटामिनेटेड सिरिंज या नीडल का जहां पे कॉन्टैक्ट होना है बॉडी से, बॉडी फ्लूइड से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होना है जहां पे बॉडी का, जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, ऐसे लोगों से अगर संबंध बनाए जाते हैं, संपर्क बनाए जाते हैं, तो ऐसे में इनका ट्रांसमिशन आसान हो जाता है। लेकिन डिस्क्लेमर है, याद रखेंगे, एड्स छूने से नहीं फैलता, साथ खाने से नहीं फैलता। एड्स या एचआईवी इन्फेक्शन कपड़े पहनने से, कपड़े शेयर करने से, टॉवल शेयर करने से, नहाने से, चीजें शेयर करने से नहीं होता। जब तक कि बॉडी फ्लूइड का मिक्सचर नहीं होता, एक इंसान का बॉडी फ्लूइड दूसरे इंसान में मिक्स नहीं होता, तब तक एड्स नहीं हो सकता, तब तक एचआईवी इन्फेक्शन नहीं होता। एचआईवी होने के लिए ये चार मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। यही सबसे बड़े फैक्टर्स है जिससे एचआईवी फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाता है। ट्रांसमिशन का मोड यही है। वायरस जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या किसी भी रीजन से बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद उसकी पैथोजेनिसिटी शुरू होती है। जब वायरस किसी होस्ट में एंटर करता है, किस तरीके से वो अपना दायरा फैलाता है, अपना रायता फैलाता है, जरा देखेंगे। आफ्टर एंट्री वायरस करता क्या है? आफ्टर एंट्री इनटू द होस्ट बॉडी, आफ्टर एंट्री इनटू होस्ट बॉडी, कोई भी वायरस जब भी किसी होस्ट बॉडी में आता है तो वायरस सबसे पहले बाइंड्स करता है, बाइंड्स विद द टारगेट सेल मेम्ब्रेन एट स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। क्या होता है यहाँ पे? बाइंडिंग होती है वायरस की एट स्पेसिफिक साइट पे वो बाइंड कर जाता है। एचआईवी के केस में इसे कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। हमारी सेल, जो भी सेल होती है इन ह्यूमन बॉडी, एचआईवी मेनली टारगेट्स, एचआईवी किसको टारगेट करता है? एचआईवी मेनली टारगेट्स द सेल्स विद
सेल्स विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, सेल्स विद CD4 ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स इसमें CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। CD4 मतलब जब वायरस बॉडी में, ये HIV वाले की बात कर रहा हूं, जब बॉडी में आता है तो CD4 रिसेप्टर वाली सेल को बाइंड करता है। वो सेल्स हमारी बॉडी में होती है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस हो सकती हैं हेल्पर टी सेल्स जिन्हें कहते हैं, हेल्पर टी सेल्स जिन्हें कहते हैं वो सेल्स हो सकती हैं, या फिर डेंड्रिटिक सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? डेंड्रिटिक सेल। मतलब ये इनकी मेन टारगेट सेल्स होती हैं जिन पे ये बाइंड करता है वायरस। तो वायरस की बाइंडिंग मैक्रोफेजेस, हेल्पर टी सेल या डेंड्रिटिक सेल, ये बहुत ही कॉमन है। CD4 रिसेप्टर्स ये वहां पे बाइंड करती हैं बाय द हेल्प ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाय द हेल्प ऑफ GP120। अभी मैंने बताया था ग्लाइकोप्रोटीन 120 लेयर जो पाई जाती है वो वायरस के बाहर जो लेयर होती है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, उस ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक का GP120 बाहर वाला हिस्सा होता है, उसी की मदद से ये होस्ट सेल की सरफेस पे बाइंड करता है जहां पे CD4 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो GP120 अभी पिछले पेज में अगर आप देखोगे डायग्राम में, यहां देखो मैंने बनाया हुआ है, ये जो GP120 है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ वायरस। क्या करता है ये? हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ वायरस HIV विद CD4 रिसेप्टर। ये जो हमारी सेल में CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर से बाइंड करने में जो स्ट्रक्चर हेल्प कर रहा है वो है GP120। तो ये ध्यान रखेंगे, चित्र में जो बनाया है इसको ध्यान रखेंगे, अटैचमेंट में हेल्प करता है। और जैसे ही होस्ट सेल पे जाता है GP120 रिसेप्टर की मदद से जब बाइंड करता है, उसके बाद वायरस ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर्स इट्स जीनोम। अब वायरस अपना जीनोम ट्रांसफर कर देता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जिसे कहते हैं, उस जीनोम को ट्रांसफर कर देता है अलोंग विद एंजाइम्स। किसको ट्रांसफर कर देता है? अलोंग विद जो उसके एंजाइम्स होते हैं। तो वायरस ने अपने एंजाइम से ट्रांसफर कर दिए, जीनोम ट्रांसफर कर दिया इनटू होस्ट सेल, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल। कहां ट्रांसफर किया? साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया। ये अगला स्टेप है। और जैसे ही साइटोप्लाज्म में गया, अब वायरल RNA जो होता है, वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको, स्टेप्स ध्यान रखेंगे। वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA इज देन कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंडेड DNA। मतलब ये सीक्वेंस में बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। वायरस अपने RNA से सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम यूज करता है, और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम की मदद से सबसे पहले ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाता है अपने वायरस का, अपनी खुद के वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी बनाता है, जिसे हम cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA भी कहते हैं। वायरल DNA को हम यहाँ cDNA भी कहते हैं। और अब ये cDNA फिर अपनी डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाता है, मतलब पहले सिंगल स्ट्रैंडेड DNA डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाएगा। अब ये जो वायरल DNA बन चुका है, डबल स्ट्रैंडेड DNA, नाउ दिस वायरल डबल स्ट्रैंडेड DNA इनकॉर्पोरेट्स विद होस्ट सेल DNA। कहां पे बाइंड कर जाता है? इनकॉर्पोरेट्स विद होस्ट सेल DNA। किसके थ्रू? इंटीग्रेज एंजाइम के थ्रू, विद होस्ट DNA। अपने आप को होस्ट DNA के अंदर इंसर्ट कर देता है बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम, बाय द हेल्प ऑफ जो एंजाइम था, इंटीग्रेज एंजाइम था। इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से ये वहां पे इंटरफियर करता है, इनकॉर्पोरेट कर देता है, और फिर स्टार्ट करता है वायरल मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? यहां से शुरुआत होती है वायरल मल्टीप्लिकेशन की। वायरस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, खूब सारा मल्टीप्लिकेशन करता है, अपना नंबर बढ़ा लेता है। सीक्वेंस में देखो, सबसे पहले किसी सेल के अंदर वायरस की एंट्री होएगी, किसी सेल के अंदर वायरस की एंट्री होएगी। क्या होएगी? वायरस की एंट्री होएगी। ये देखो, ये है वायरस, ये है CD4 रिसेप्टर। कौन है ये? ये है CD4 रिसेप्टर। ये इस सेल का अपना CD4 रिसेप्टर है। ये CD4 रिसेप्टर है। वायरस क्या करेगा? वायरस अपने GP120 की मदद से, ये देखो, ये वायरस का GP120 है, ये वायरस का GP120 है, इसकी मदद से वायरस होस्ट सेल की सरफेस पे अटैच करता है। होस्ट सेल की सरफेस पे अटैच करने के लिए वायरस अपने इसी GP120 का इस्तेमाल करता है। यह GP120 और ये है CD4 रिसेप्टर। कौन है ये? CD4 रिसेप्टर है। कौन सी सेल है ये टारगेट सेल है। ये कोई हमारी बॉडी की सेल है, टारगेट सेल, जिसका नाम है मैक्रोफेज। क्या नाम है इसका? नाम है मैक्रोफेजेस। ये डेंड्रिटिक सेल भी हो सकती है, हेल्पर टी सेल भी हो सकती है, मैक्रोफेज हो सकती है, या हेल्पर टी सेल भी हो सकती है, या डेंड्रिटिक सेल भी हो सकती है। इनमें से कोई भी सेल हो सकती है। अब वायरस की यहाँ पे बाइंडिंग हो चुकी है, अटैचमेंट हो चुकी है। अब वायरस क्या करेगा? अपना जो जीनोम था वायरस भाई का जो जीनोम था, वायरस भाई का जो जीनोम था, जिसे हम सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की 2 कॉपी कह रहे थे, वो वायरस के सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ऑफ वायरस विद एंजाइम ऑफ वायरस, विद एंजाइम्स यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था, वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में पहले कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री cDNA बनाएगा, और ये cDNA डबल स्ट्रैंडेड DNA, मतलब वायरल DNA बन जाता है। इसे कह रहे हैं वायरल DNA कॉपी। उस वायरस ने अपना DNA बना लिया है, वायरस ने अपना DNA अपना DNA बना ले हो चुका है। ये देखो, वायरल DNA बन चुका है, वायरस ने अपना DNA बना लिया है, और अब हमला होने वाला है होस्ट सेल के अंदर जो DNA है उसके ऊपर। होस्ट सेल का ये जो DNA है, होस्ट सेल का जो DNA है, ये बेचारा यहाँ पे है, और इस होस्ट सेल के DNA के ऊपर अब हमला होने वाला है। होस्ट सेल का DNA अब संकट में है। क्या होता है? ये जो वायरस है, अपना जीनोम, अपना DNA अब ट्रांसफर करता है होस्ट सेल के जीनोम के अंदर, DNA के अंदर, वहां पंक्चर बनाता है और शुरुआत कर देता है। वायरस इंटरफियर करता है होस्ट सेल के DNA के अंदर, अपना DNA ट्रांसफर कर देता है, और अब शुरुआत होती है वायरस के रेप्लिकेशन की। वायरस अपने DNA की कॉपी बनाना शुरू कर देता है, बहुत सारी कॉपी बन जाती हैं, वायरल DNA का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। वायरल DNA की जब कॉपी बन जाती है खूब सारी, उसके बाद न्यू वायरल कॉपीज तैयार होने लगती हैं इसी होस्ट सेल के अंदर नए वायरसेस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। वायरल मल्टीप्लिकेशन हुआ, न्यू वायरल कॉपीज फॉर्म हो जाती हैं, न्यू वायरल कॉपीज का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये होस्ट सेल का DNA है, इसके बारे में तो आप समझ चुके हो, ये है होस्ट सेल DNA। ये उस होस्ट सेल का DNA है, ये वायरल DNA उसके साथ इनकॉर्पोरेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अपनी कॉपी बढ़ाएगा, और उसके बाद फिर इस होस्ट सेल से बाहर ये वायरस फिर से निकल जाएंगे और अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे, फिर से नए टारगेट के लिए, फिर से नई सेल को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे।
ये वायरस यहाँ से बाहर निकलते हैं और दूसरी सेल को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आप देखोगे कि वायरस के मल्टीप्लिकेशन के जो सीक्वेंस है बहुत इजी स्टेप्स मैंने आपको समझा दिया, ध्यान रखेंगे सीक्वेंस वाइज आप ध्यान रखेंगे। एचआईवी जब एंटर करता है होस्ट बॉडी में, होस्ट साइटोप्लाज्म में, तो टारगेट करता है सेल विद CD4 रिसेप्टर, फिर अपना जीनोम ट्रांसफर करता है, फिर अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है और फिर ये इनकॉर्पोरेट करता है होस्ट डीएनए के साथ और फिर मल्टीप्लाई करता है, वायरस का मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। एनसीईआरटी ने इसी डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन किया है। अगर एनसीईआरटी के इसी चित्र को हम देखें और समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो वायरस ये है हमारा रेट्रोवायरस एचआईवी, ये है उसका जीनोम, ये है उसका डीएनए। ये वायरल आरएनए जो होता है सबसे पहले, वायरल डीएनए नहीं वायरल आरएनए है, वायरस सबसे पहले होस्ट सेल से बाइंड कर रहा है, वायरस अपने प्रोटीन कोड के साथ होस्ट सेल से अटैच हुआ। एनिमल सेल है ये, मैंने अभी आपको बताया, ये मैक्रोफेज हो सकती है, ये डेंड्रिटिक सेल्स हो सकती है, ये सेल होगी जिसके पास CD4 रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। ऐसी सेल जिसके पास CD4 रिसेप्टर होते हैं ये उन्हीं सेल को टारगेट करती है, जैसे हेल्पर टी सेल सबसे कॉमन होती है, मैक्रोफेजेस होती है ये उनको टारगेट करता है, डेंड्रिटिक सेल को टारगेट करता है। तो सेल मेम्ब्रेन से अटैच किया, सेल मेम्ब्रेन से अटैच किया, वायरल आरएनए था, वायरल डीएनए प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट एक ही स्टेप में दिखा दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इफेक्ट। उसके बाद दिखाया वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम, उसके बाद नई वायरस की कॉपी बन गई है, नई वायरस की कॉपी मल्टीप्लाई करने लगी है और यही वायरस अब फ्री हो गया और नई सेल की तरफ बढ़ चुका है, नई सेल पर हमला बोलने शुरू कर चुका है, अपनी तैयारी शुरू कर चुका है और अब जाकर के ये नई सेल को टारगेट करेगा। तो ये जो वायरस है हमारा एचआईवी, ये किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है, किस तरीके से काम करता है, ये मैकेनिज्म एनसीईआरटी ने भी एक्सप्लेन किया है। हमने ये समझा कि कैसे ये बॉडी में आता है और किस तरीके से टारगेट करता है। खास बात ये होती है कि जब वायरस बॉडी में एंटर करता है, एचआईवी इन्फेक्शन होता है, तब से लेकर के एचआईवी के सिम्टम्स आने में बहुत टाइम भी लग सकता है, हो सकता है ये बहुत जल्दी भी सिम्टम्स अपीयर हो जाए। इसलिए कहा जाता है टाइम लैग ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। अगर हम बात करते हैं टाइम लैग, देयर इज द टाइम लैग बिटवीन एचआईवी इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स या अकरेंस ऑफ एड्स। एचआईवी की एंट्री से लेकर के अकरेंस ऑफ एड्स तक, मतलब एचआईवी इन्फेक्शन के सिम्टम्स आने तक का जो टाइम लैग होता है ये फ्यू मंथ भी हो सकता है, फ्यू मंथ टू मेनी ईयर्स भी हो सकता है, फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर्स भी हो सकता है, ये कई साल तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस इंसान के आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, अनहाइजीनिक है या पैथोजन से घिरा हुआ है वो चारों तरफ से। तो फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर्स अगर हम बात करें तो ये होता है एचआईवी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप याद रखेंगे 5 to 10 ईयर्स भी हो सकता है ये लैग पीरियड, मतलब जो टाइम गैप है कि एचआईवी की एंट्री हुई है और उसके बाद सिम्टम्स जो डिजीज के होंगे वो अपीयर होंगे, उसमें काफी टाइम लग सकता है, हो सकता है कुछ महीने में अपीयर हो जाए, हो सकता है कई साल लग जाए। लेकिन एचआईवी में जो कहानी शुरू हुई, आप देखो ये जो कहानी हो रही है मैक्रोफेजेस, अब देखो इसमें 2 पॉइंट्स और आते हैं, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैक्रोफेजेस को हम कहते हैं एचआईवी फैक्ट्री, क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस जो होती हैं बड़े साइज की सेल्स होती हैं, दे आर द लार्ज साइज्ड सेल्स। कैसी होती हैं, दे आर द लार्ज साइज्ड सेल, ये बड़े साइज की सेल्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं एचआईवी फैक्ट्री। मतलब यहाँ पे वायरस मल्टीप्लाई करता रहता है, काफी दिनों तक मल्टीप्लाई करता है, वायरस मल्टीप्लाई हियर, एचआईवी कैन मल्टीप्लाई हियर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ये काफी दिनों तक बिना उसे मारे यहाँ पे काफी दिनों तक मल्टीप्लाई कर सकता है मैक्रोफेजेस के अंदर, क्योंकि ये बड़ी सेल होती हैं, इनका डिस्ट्रक्शन बहुत देर में होगा। बड़े भारी भरकम मैक्रोफेजेस के अंदर एचआईवी खाली मल्टीप्लाई कर रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है, ये सेल उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही और वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, फोटोकॉपी कर रहा है, अपनी जेरॉक्स कॉपी कर रहा है और इस सेल में इसे बड़ा घर मिल जाता है जहां पे आराम से काफी दिनों तक रह लेता है। इसलिए इसे एचआईवी फैक्ट्री कहा जाता है। एनसीईआरटी ने लिखा है साइमल्टेनियसली जब वो मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करता है तो उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली एचआईवी ऑल्सो एंटर्स इन, जो एचआईवी है ऑल्सो एंटर्स कर जाती है, एंटर्स इन T helper cells and other cells and start decreasing their number, decrease their number। इनका काउंट बहुत कम है बॉडी में, ऑलरेडी ये 1200 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती हैं और छोटी साइज की सेल्स होती हैं। डिक्रीज देयर नंबर, इनका नंबर डिक्रीज करने लगती है। नॉर्मल काउंट होता है 1200, ये स्मॉल साइज सेल होती है, मतलब इनका नंबर बहुत तेजी से डिक्लाइन होता है। डिक्रीज देयर नंबर फ्रॉम नॉर्मल काउंट जो कि होता है 1200 पर क्यूबिक मिलीमीटर से 200 और लेस पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये नंबर बहुत तेजी से डिक्लाइन होने लगता है। हेल्पर टी सेल जो हमारी बॉडी की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, उनका नंबर तेजी से डिक्लाइन करने लगता है और इम्यूनिटी बहुत पुअर हो जाती है, विच लीड्स टू पुअर इम्यूनिटी। उस इंसान की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी पुअर हो जाती है और अब शुरुआत होती है कई सारे पैथोजन इन्वेजन की। ये तो है कि शुरुआत में एचआईवी इन्फेक्शन हो चुका है, अब एचआईवी इन्फेक्शन हो चुका है, इम्यूनिटी पुअर होने लगती है। नाउ अब क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। नाउ द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन स्टार्ट, और इस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में मतलब मौका मिलने पर चौका मारने वाले लोग हैं ये। जब मौका लगा तो अब मौका लग चुका है तो बीमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब जब बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, कह रहे किसी एक खतरनाक दुश्मन ने इम्यूनिटी को कमजोर कर दिया है, तो इस कमजोर इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए और सारे दुश्मन छोटे छोटे लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और वो छोटे छोटे दुश्मन भाला घोंप के इंसान को कमजोर और बहुत कमजोर बना देते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शन जो पुअर इम्यूनिटी के बाद डेवलप होते हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, मेनी बैक्टीरिया वायरसेस या अदर पैरासाइट्स, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, कैन easily enter in body and cause harmful effect। क्या करते हैं, cause harmful effect। तो हार्मफुल इफेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे हार्म क्रिएट करते हैं और डिफरेंट टाइप की डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे टॉक्सोप्लाज्मियासिस हो जाती है। क्या हो जाती है, टॉक्सोप्लाज्मियासिस हो जाती है। इसमें ट्यूबरक्यूलोसिस बहुत कॉमन होती है, ट्यूबरक्यूलोसिस भी बहुत कॉमन होती है। इसमें फंगल इन्फेक्शन कैंडिडियासिस बहुत कॉमन होती है, मतलब ये कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही कॉमन सी बीमारियां, कॉमन से सिम्टम्स हैं जो पैथोजेनिक इन्फेक्शन के बाद, एचआईवी इन्फेक्शन के बाद शुरू हो जाते हैं, ये बहुत ही कॉमन होते हैं। इसके अलावा न्यूमोनिया, पीसीपी जिसको कहते हैं, न्यूमोसिस्टिस कैरिनी निमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमोसिस्टिस कैरिनी न्यूमोनिया। कैपोसी सार्कोमा हो जाती है।
कैपोसीज सार्कोमा। तो अब उस इंसान की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई कि उसकी बॉडी में बीमारियां इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं कि अब उसे एड्स हो जाता है। मतलब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को, मतलब आपसे पूछा जाए एचआईवी इन्फेक्शन एड्स में क्या फर्क है, तो आप बताओगे एड्स क्या होता है, एड्स इज इक्वल टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन प्लस एचआईवी। मतलब जब एचआईवी इन्फेक्शन इज फॉलोड बाय अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के साथ अगर इसे मिला दिया जाए तो फिर इसे कहते हैं एड्स। एड्स अकेला एचआईवी इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन जब एचआईवी इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद ढेर सारी बीमारियां बॉडी को कमजोर, बहुत कमजोर, महाकमजोर बना देती हैं, उसी को कहते हैं एड्स। तो इस एड्स की कहानी में अगर हम बात करें आगे की, अगर हम इसकी कहानी को आगे की बात से रिलेट करें, जैसे दो चीजें और आपको याद कर लेनी है क्या, एक तो एड्स का डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे कॉमन मेथड है वो है एलाइजा मेथड, जिसे कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या कहते हैं इसे कहते हैं एंजाइम लिंक्ड होता है ये इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो सबसे कॉमन और फ्रीक्वेंटली यूज किया जाने वाला इम्यूनोसॉर्बेंट एसे कहते हैं इसको। तो इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलाइजा टेस्ट जिसे कहते हैं, इट इज वेरी कॉमन टेस्ट, ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है, और पॉजिटिव एलाइजा को कंफर्म किया जाता है, कंफर्म्ड बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के थ्रू इसे कंफर्म किया जाता है। दूसरा मेथड है जो बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, सस्ते दर पर उपलब्ध, या एक और मेथड जो किया जाता है, पीसीआर टेक्निक इज आल्सो यूज्ड फॉर एचआईवी डिटेक्शन ऑफ एड्स। और आता है नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बारी। तो ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो इसका ट्रीटमेंट वैसे तो नहीं है, ये आपको केवल कुछ दिनों तक और जिंदा रख सकता है, ये आपको मरने से कुछ दिन और बचा सकता है। एड्स अगर हुआ तो डेथ तो होनी है, बस कुछ दिनों की बात और। तो एड्स आपको कुछ दिनों तक बचाना है, तब मेडिसिन कह रहा है। अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजी, सारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी तरह से एड्स को कंट्रोल कर सके, इस बीमारी का जो लाइलाज बीमारी है इसका कोई तोड़ खोज सके, लेकिन अभी तक 100% सक्सेस नहीं मिली है। डेथ तो होनी है, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयां जिससे वायरस की ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन को सप्रेस किया जा सके, स्लो किया जा सके, एड्स की अकरेंस को स्लो किया जा सके, हो सकता है डेथ को कुछ दिन और डिले किया जा सके, ऐसी दवाई हमने बनाई है, जिसमें सबसे कॉमन ट्रीटमेंट मेडिसिन है AZT, जिसे अब हम ज़िडोवुडीन कहते हैं। पहले जिसे एजिडोथाइमिडीन कहते थे, अब उसे ज़िडोवुडीन कहा जाता है। इज वेरी कॉमन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। क्या कहते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कहते हैं। तो ये आप याद कर लोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर याद कर लोगे। कुछ एनजीओज और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी वर्क कर रहे हैं एड्स से लड़ने के लिए, वो भी वर्क कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं ताकि लोग अवेयर हो सके कौन कौन सी ऐसी चीजें जो एड्स को फैला सकती हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कंट्री में है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी वर्क कर रहा है कि एड्स को फैलने से रोका जा सके। एड्स डे मनाया जा रहा है ताकि लोग अवेयर हो सके। वर्ल्ड एड्स डे जिसे कहते हैं, वो एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर। कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे आपको डेट से रिलेटेड, तो ये भी मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम क्वेश्चंस में डिटेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखने वाली जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एड्स किस सेल को इन्फेक्ट करता है, मैक्रोफेजेस को करता है, हेल्पर टी सेल को करता है, बट मैक्रोफेजेस बड़ी साइज की होती है, इसलिए एचआईवी का वायरस जो है वो वहां मल्टीप्लाई कर लेता है, उसे कहते हैं हम एचआईवी फैक्ट्री। लेकिन वहीं साथ ही साथ हेल्पर टी सेल इतनी छोटी सेल है, एचआईवी जाता है उसे नुकसान पहुंचाता है, बम लगाता है, उड़ाता है, बम लगाता है, उड़ाता है, बम लगाता है, उड़ाता है, ऐसे करते करते हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आर्मी सेल जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो कमजोर हो जाती है। इसलिए इसको कहा है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर दे। तो उम्मीद करता हूं एचआईवी की कहानी आपको समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चंस करते चलेंगे फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यूनिटी दिया हुआ है, तो पढ़ा हुआ है आपने, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो अपने ही इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाए, सेल्फ सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ह्यूमन बॉडी एचआईवी अटैक्स मेनली द सेल्स विद, कौन सी सेल को अफेक्ट करता है, CD4 रिसेप्टर वाली सेल को अफेक्ट करता है। तो आंसर बनाएंगे थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल बेहतरीन। एचआईवी अंडरगोज रेप्लिकेशन इन द, तो दो सेल मैंने आपको बताया ऐसी सेल जिनमें CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, ये सबसे कॉमन साइट है मल्टीप्लिकेशन की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन। एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो आप देखोगे हाथ मिलाने से एचआईवी नहीं फैलती, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, हाथ मिलाने से नहीं फैलती, बाकी ये सारे मेथड है जिससे एचआईवी फैल सकती है। तो आंसर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन आप देखो तो यहाँ पे एचआईवी का इन्फेक्शन हेल्पर टी सेल के नंबर के डिक्रीज होने से है, जो पहले 1200 थी अब 200 रह जाती है, इसी को कहते हैं फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायग्नोसिस के लिए हमने पढ़ा एलाइजा सबसे कॉमन है, कंफर्म बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, तो आंसर बनाएंगे सेकंड ऑप्शन। तो इसी के साथ होता है आज का खेला समाप्त। आज के होमवर्क को लेते जाएं जाते जाते, क्योंकि इसमें एचआईवी के क्वेश्चन और इस चैप्टर के काफी हद तक क्वेश्चन जो आप कर रहे हो वो कर लोगे। डीपीपी में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो रिलेटेड होंगे ऑटो इम्यूनिटी, लिम्फोइड ऑर्गन्स या एचआईवी से जो आप पढ़ रहे हो, ये डीपीपी भी सॉल्व कर लेंगे। क्लास नोट को एक बार रिवाइज करने में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, एचआईवी का पूरा मैकेनिज्म समझ लेना, एक बार जरूर कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, बाकी एनसीईआरटी को बार-बार पढ़ते रहना है, यही तरीका है इस चैप्टर में आगे निकलने का। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, पूरा कमांड ले चुके हो और क्लास की नोट्स आपने ढंग से कर ली है, तो आपको उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं बच्चों। ये टेस्ट, रियल टेस्ट के बारे में आपको कई बार बताया हुआ है, आप इसको करते रहें, देखते रहें। जिन लोगों ने नहीं देखा और जिन लोगों ने देख लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, उनके लिए नहीं है। पढ़ते रहे, मुस्कुराते हैं। अगली क्लास में फिर थोड़ा बहुत बातें करके एचआईवी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी की लाइनों से समझा करके कैंसर की बात करेंगे। कैंसर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। पढ़ करके आएंगे आप सभी लोग एनसीईआरटी से, आपके लिए होमवर्क में वो भी है एड्स और कैंसर को एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन भी करके आएंगे, पढ़ करके आएंगे, घोल बना करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों, बाय बाय।